हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 जो कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी केंद्रीय बजट 2023-24 से। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट ही, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कब पेश किया, तो इसे 1 फरवरी 2030 को संसद में पेश किया। ये जो है केंद्रीय बजट प्रतिवर्ष 1 फरवरी को पेश किया जाता है और यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह अमृतकाल में पहला बजट है। ये जो आज़ादी का महोत्सव अमृतकाल जो चल रहा था, तो इसमें ये अमृतकाल का पहला बजट है। आगे देखते हैं। अमृतकाल के विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्थाओं को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडों में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें कितनी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो इसमें जो है ये 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देखते हैं वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं। इसमें पहला है, यहाँ पर पहला है नागरिकों विशेषकर जो युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। और दूसरा है जिस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। तीसरा है बृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। इसमें इन 3 चीज़ों पर जो है विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। देखते हैं आगे। ये जो अमृतकाल भारत @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान जो है निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। देखते हैं वो कौन मौके हैं 4। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, जिसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितना 81 लाख रुपए जो है 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना है। इन्हें 81 लाख स्वयं सहायता समूह को जो है इन्हें बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना है। अगला है यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। इसमें क्या है, इसमें पारंपरिक जो कारीगर हैं और जो शिल्पकार हैं उनको वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना। ये जो पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार हैं इनको इसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और कौशल प्रशिक्षण दिए जाएंगे। अगला है यहाँ पर पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना। यहाँ पर जो इसमें पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया गया है, तो पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना। अगला चौथा है यहाँ पर इसमें हरित विकास, जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। जो विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा, हरित विकास। आगे बात करते हैं। आगे केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसकी आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया गया, तो ये 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। अब ये देखते हैं ये जो कुल बजट है कितने लाख करोड़ का था, तो ये कुल बजट जो है 45.3 लाख करोड़ यानी कि 45,03,097 करोड़ का जो है कुल बजट है। इसमें कुल प्राप्तियां होने का अनुमान कितना है, तो इसमें ये जो 45,03,097 करोड़ है, इसमें राजस्व प्राप्तियां की बात करें तो राजस्व प्राप्तियां हैं 26,32,281 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां हैं 18,70,816 करोड़ की। देखते हैं आगे। अगला है कुल खर्च होने का अनुमान। ये तो कुल प्राप्तियों का अनुमान हो गया और अब बात करते हैं कुल खर्च का अनुमान। तो कुल खर्च है, इसमें कुल खर्च का अनुमान, राजस्व खर्च की बात करें तो राजस्व खर्च है 35,02,136 करोड़ और पूंजीगत खर्च है 10,09,61 करोड़ रुपए का। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है जो आगे है ये राजकोषीय घाटे की बात करें तो राजकोषीय घाटा इसमें जो है कुल जीडीपी का 5.9%, कुल जीडीपी का राजकोषीय घाटा जीडीपी का जो है ये
5.9%, यानी कुल ये कितना है, तो ये 17,86,816 करोड़ रुपए का। और राजस्व घाटे की बात करें तो राजस्व घाटा है जीडीपी का 2.9%। 2.9% का मतलब कुल है ये 8,69,855 करोड़ का। आगे ये जो इधर प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें तो प्रभावी राजस्व घाटा है जीडीपी का 1.7%। 1.7% और कुल है ये 4,99,867 करोड़ रुपए का है। कुल घाटा जो है तो ये 4 लाख, क्योंकि ये यहाँ पर 1.7% ही है, तो ये कुल 4,99,867 करोड़ रुपए का है। और यहाँ पर यदि प्राथमिक घाटे की बात करें तो प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3% है। 2.3% ये कुल जो है तो ये 7,68,045 करोड़ रुपए का है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3% है, तो ये कुल है 7,68,045 करोड़ रुपए का। देखते हैं आगे। यहाँ पर आगे है, यहाँ पर इसमें जो सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। इसमें जो सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जो है इसको जीडीपी का कितना 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है वर्ष 2025-26 तक। अगला है यहाँ पर राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। राज्यों को जो है इसमें तो ये जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। किसे? राज्यों को जो है यहाँ पर इतने घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% क्या है, 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। इसका 0.5% जो है विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे है वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना 17.87 लाख करोड़ रुपए लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को जो है 17.87 लाख करोड़ रुपया उधार कर्ज लेना पड़ेगा। इस बार जो है ये अनुमान लगाया गया है कि सरकार को इतना रुपया जो है उधार लेना पड़ेगा। अब देखते हैं यह रुपया आता कहाँ से है। देखते हैं रुपया आता कहाँ से है और जाता कहाँ को है। रुपया जो है 2023-24 के बजट के शीर्ष 6 मदों से आता है। इसमें जो है उधार और अन्य देयताओं से कितना आता है, तो ये आता है 34%। माल और सेवा कर मतलब कि जीएसटी से कितना आता है, तो ये आता है 17%। और निगम कर से आता है 15%। आयकर से इनकम टैक्स से आता है 15%। इसमें दोनों में बराबर आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आता है केवल 7%। और सीमा शुल्क से आता है केवल, ये जो कस्टम्स ड्यूटी से आता है केवल 4% ही आता है। तो यहाँ पर जो ये रुपया इन 6 मदों से आता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आता है उधार और अन्य देयताएं से, जो कि 34% आता है। अब देखते हैं रुपया ये जाता कहाँ को है। रुपया जाता है बजट 2023-24 के शीर्ष 6 मद हैं जिसमें रुपया जाता है। सबसे ज़्यादा जाता है तो सबसे ज़्यादा जाता है ब्याज अदायगी में। ब्याज अदायगी में कितना जाता है, इसमें जाता है 20%। करों और शुल्कों में जो है राज्यों का हिस्सा कितना है, तो ये है 18%। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में कितना जाता है, तो इसमें जाता है 17%। वित्त आयोग और अन्य नियंत्रण में कितना जाता है, इसमें जाता है 9%। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कितना जाता है, तो इसमें भी जाता है 9%। और रक्षा के क्षेत्र में कितना जाता है, तो ये जाता है 8%। देखते हैं अगला है यहाँ पर बजट 2023-24 में जो है इन 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है बजट 2023-24 में विकास के लिए कितनी प्राथमिकताओं को निर्धारित किया गया है, तो इसमें इन 7 प्राथमिकताओं को निर्धारित किया गया है, जो कि अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती हैं। और इन 7 प्राथमिकताओं को नाम क्या दिया गया है, तो इन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है।
अब देख लेते हैं वो 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं। वो 7 प्राथमिकताएं हैं जिसमें पहली है समावेशी विकास, दूसरी है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरी है अवसंरचना एवं निवेश, और चौथी है सक्षमता को सामने लाना, पांचवी है हरित विकास, छठी है युवा शक्ति, और सातवीं है यहाँ पर वित्तीय क्षेत्र। सातवीं है वित्तीय क्षेत्र। अब देखते हैं आगे यहाँ पर देखते हैं पहली प्राथमिकता जो है समावेशी विकास। इसमें क्या हुआ है, समावेशी विकास जो है इसमें कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र जो है, तो इसमें कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। समावेशी विकास में जो है पहली प्राथमिकता इसमें क्या होगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। किसके लिए, तो ये कृषि के लिए किया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्री स्टार्टअप्स खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। ये इसमें क्योंकि युवा जो है को विशेष इसमें युवाओं का ध्यान रखा गया है, तो ये युवा उद्यमियों को एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है 2200 करोड़ रुपए के लागत से 2200 करोड़ रुपए के लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। 2023-24 का बजट है, इसमें 2200 करोड़ रुपए की लागत से जो है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता कराना। आगे बात करते हैं, आगे है यहाँ पर केंद्रीय जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम बजट भाषण में लिया। क्वेश्चन ये बन सकता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए अब जो 2023-24 के बजट भाषण में कौन सा नाम लिया, तो ये नाम लिया इन्होंने श्री अन्न मोटे अनाज के लिए। हाँ, ये भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। ये ध्यान रखिए, जो है सबसे बड़ा उत्पादक है लेकिन निर्यातक है दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है भारत श्री अन्न का, मतलब कि मोटे अनाज का, और उत्पादक सबसे बड़ा है। आगे बात करते हैं, आगे है भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान जो है ये हैदराबाद में है और इसको उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर 6000 करोड़ रुपए के निवेश से 6000 करोड़ रुपए से क्या किया जाएगा, तो 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक जो है पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना को शुरू किया जाएगा। इसमें एक नई उप योजना को शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना। ये पीएम मत्स्य योजना का उद्देश्य होगा जो मछली पालक हैं उनको जो है सक्षम बनाना। अगला है यहाँ पर पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण को लक्ष्य को रखा जाएगा। इस बजट में जो है पशुपालन और डेयरी और मत्स्य के लिए जो है क्षेत्र के लोग हैं उनको जो है 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का बजट रखा गया है, ऋण का लक्ष्य रखा गया है। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल वर्धन के लिए इसमें क्या किया गया है, तो ये केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार क्या है 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितने नर्सिंग होम स्थापित किए जाएंगे केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार, तो इसमें जो है 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। वर्ष 2047 तक जो है सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए इसमें एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें इससे प्रभावित जो जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा एवं 0 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के जो है 7 करोड़ लोगों को क्या किया जाएगा, तो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। जो है
0 से 7 वर्ष के जो आयु वर्ग के 7 करोड़ लोग हैं, इनको क्या होगा, इनकी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर बच्चों और किशोरों के लिए इसमें क्या किया जाएगा, तो बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। आगे देखते हैं। आगे है फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। ये सब कहा गया है किसमें, बजट 2023-24 जो कि केंद्रीय बजट 2023-24 को पेश किया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। अब देखते हैं इसकी दूसरी प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। इसमें क्या है, इसमें आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉकों में क्या करेगी, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी 500 ब्लॉकों में। और इसमें क्या होगा, जो विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह हैं उनको पीवीटीसी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए क्या करेगी, तो ये प्रधानमंत्री पीवीटीसी विकास मिशन शुरू किया जाएगा जनजातीय समूहों के लिए। आगे बात करते हैं। अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए अगले 3 वर्षों में जो है 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। और अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। यह पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि जो जनजातीय क्षेत्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल चलाए जा रहे हैं, इसमें 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। अब देखते हैं अगला है यहाँ पर देखते हैं, कुछ ज़्यादा ही ये ऊपर चला गया। अगला है यहाँ पर, ये इसमें क्या होगा, कर्नाटक के जो सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में, ये जो कर्नाटक के प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। कहाँ, कर्नाटक के सूखा प्रवण क्षेत्र में। और इसमें क्या होगा, पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में कितना 66% वृद्धि कर 69,000 करोड़ रुपए से अधिक इसमें जो है किया जाएगा। पीएम आवास योजना के लिए इसमें 69,000 करोड़ रुपए जो है रखा गया है। आगे बात करते हैं। आगे भारत साझा पुरा लेख निधान भारत श्री, यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख और पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में इसमें 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। ये सब कहा गया है किसमें, बजट 2023-24 केंद्रीय बजट में। और जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों को जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ है, उन्हें क्या है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस बजट में घोषणा की गई है। इस बजट में ये घोषणा की गई है कि जेल में जो व्यक्ति बंद हैं और निर्धन हैं, उनकी जमानत करने में जो है वो वित्तीय व्यवस्था करने में असमर्थ है, तो उनकी व्यवस्था की जाएगी इसमें। अगली प्राथमिकता, तीसरी प्राथमिकता देखते हैं। तो तीसरी प्राथमिकता है यहाँ पर अवसंरचना और निवेश क्षेत्र। अवसंरचना निवेश में जो है तेजी लाने के लिए इसमें क्या होगा, 1.3 लाख करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए क्या होगा, राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है इसमें बजट 2023-24 में। और रेलवे के लिए इसमें 2.40 लाख करोड़ रुपए की जो है पूंजीगत निधि का प्रावधान किया जाएगा, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि है। ये जो कितनी 2.40 लाख करोड़ रुपए है, तो ये अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसे याद रखिए। ये जो है रेलवे के इतिहास में अब तक कभी इतनी राशि का आवंटन नहीं किया गया किसी बजट में। ये जो है सर्वाधिक राशि का आवंटन है। आगे बात करते हैं क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी के लिए क्या किया जाएगा। तो इसमें क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। ये भी बन सकता है कि इसमें जो क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने
अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा, तो ये याद रखिए 50 का किया जाएगा। और इसमें शहरी अवसंरचना विकास कोष अगला है। UIDF की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन कौन होगा? इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका प्रबंधन जो है ये राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार क्या करेगी? इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष जो है 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। आगे देखते हैं। आगे है चौथी प्राथमिकता। चौथी प्राथमिकता है सक्षमता को सामने लाना। अगली प्राथमिकता है सक्षमता को सामने लाना। इसमें क्या होगा? इसमें एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। ये जो आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इसमें शुरू किया जाएगा एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए। अगला है देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने उत्कृष्टता केंद्र? तो ये 3 स्थापित किए जाएंगे। आगे है शिक्षाविदों स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए क्या किया जाएगा? तो इसमें राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। आगे है न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए जो क्या किया जाएगा? तो न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से क्या होगा? इसमें ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। कितने? 7,000 करोड़ रुपए से। और MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास फर्स्ट लाया जाएगा। आगे देखते हैं। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों को निपटाने के लिए विश्वास 2 लाया जाएगा। MSME के बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक क्या होगा? एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। कौन सा? तो निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। पहचान और पते को अपडेट करने के लिए क्या होगा? 1 स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगा, जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। ये याद रखिए, 5G सेवाओं पर क्वेश्चन बन सकता है। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो ये 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। देखते हैं आगे बात करते हैं। आगे व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा? तो इसके लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालनों को कम किया जाएगा और 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा। ऐसी घोषणा की गई है बजट 2023-24 में। और 42 केंद्रीय अधिनियमों के संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया जाएगा। अगली प्राथमिकता है हरित विकास। अगली प्राथमिकता है 5वीं हरित विकास। इसमें क्या होगा? पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ शुरू किया जाएगा, जिसकी चर्चा बजट भाषण में की गई। अगला है 19,700 करोड़ रुपए के लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से इस मिशन की मदद से क्या होगा? इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधनों के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें इसे जो है जीवाश्म ईंधनों के आयातों पर निर्भरता को कम करके जो है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे बात करते हैं। आगे है लद्दाख से जो है 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रुपए के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। और इसमें पर्यावरण के लिए क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। आगे बात करते हैं PM प्रणाम। ये जो
पीएम प्रणाम है तो इसमें रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। इस पीएम प्रणाम कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा जिससे कि रासायनिक उर्वरक हैं इनका संतुलित प्रयोग किया जाए और जो है इसके स्थान पर कुछ वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसमें गोवर्धन गैलोनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के तहत क्या होगा, तो इसमें 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ऐसी घोषणा की गई है केंद्रीय बजट 2023-24 में। अगला है यहाँ पर अगले 3 वर्षों में सरकार क्या करेगी, तो अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता करेगी और मैंग्रोव पौधरोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव मिष्टी पहल की शुरुआत की जाएगी। ये याद रखिए, ये जो मैंग्रोव क्षेत्र जो होते हैं उसमें पौधरोपण के लिए जो है ठोस आमदनी के लिए किसे पहल की शुरुआत की जाएगी, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें ये मिष्टी पहल की शुरुआत की जाएगी। और अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से क्या करेगी, आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। किस योजना के माध्यम से, अमृत धरोहर योजना के माध्यम से। तो यह नाम याद रखिए, अमृत धरोहर योजना के माध्यम से सरकार जो है आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी अगले 3 वर्षों में। देखते हैं छठी प्राथमिकता। छठी प्राथमिकता है यहाँ पर युवा शक्ति। छठी प्राथमिकता है इसमें युवा शक्ति। अगले 3 वर्षों में जो है लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए क्या हुआ है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। इस योजना में क्या है, इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि नए युगों के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु क्या होगा, तो अलग अलग राज्यों में जो है 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे इसमें। आगे बात करते हैं, आगे है यहाँ पर स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा जिसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं। इसके जो है निम्नलिखित लक्ष्य देखते हैं कौन कौन से हैं। ये मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। आगे बात करते हैं, आगे है अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में क्या होगा, 47 लाख युवाओं को वृत्ति का सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला है यहाँ पर पर्यटन के लिए जो है इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। तो पर्यटन के लिए जो चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। कितने को, तो याद रखिए 50 पर्यटन गंतव्यों को। देखो अपना देश पहल का एक उद्देश्य हासिल करने के लिए जो है क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा, ऐसा घोषणा की गई है बजट 2023-24 में। और इसमें जो है थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए क्या होगा, स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई है। स्वदेश दर्शन योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत जो है सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आगे बात करते हैं, अगला है यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद, जो GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने उनसे बिक्री के लिए जो है राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर क्या होगा, तो ये एक यूनिट मॉल स्थापित किया जाएगा। किसमें, राज्यों के उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद योजना चल रही है, जो उसके तहत इसमें एक क्या होगा, इनकी बिक्री के लिए एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। आगे देखते हैं इसकी 7वीं प्राथमिकता कौन सी है। 7वीं प्राथमिकता है इसमें वित्तीय क्षेत्र।
वित्तीय सहायक सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इसमें क्या होगा, इसमें ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी इससे। अगला है डिजिटल निरंतर समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए क्या है, GIFT IFSC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। आगे क्या है, आगे बात करते हैं। अगला, कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केंद्रीय डाटा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें जो है एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। और वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में कितना 76% और मूल्य में 51% की वृद्धि हुई है डिजिटल लेन देन में। अगला है यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना कौन सी है, जो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, इस बजट में ऐसा कहा गया 30 लाख कर दिया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं केंद्रीय बजट से टू द पॉइंट। इसमें देखते हैं मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में कितना था, तो पहले वित्तीय वर्ष में था 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के जो है 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है इसमें। और विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क कितना है, 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है इसमें। और भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है किसका, भारत का। देख आगे, केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई जो निम्न है। सरकार ने इसमें जो है 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई जो निम्न है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। ये जो है इन 9 वर्षों में क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं, पहले 10वीं थी जो कि अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत क्या है 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन किए गए और 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया। PM जन धन योजना के तहत जो है 47.8 करोड़ कितने बैंक खाते खोले गए। देखते हैं आगे, अगला है यहाँ पर आगे क्या हुआ इसमें, ये जो PM सुरक्षा आवास PM जीवन ज्योति योजना के तहत कितने 44.4 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर और PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई, दोगुनी से अधिक होकर प्रति व्यक्ति आय। और व्यक्तिगत आयकर जो है, तो ये व्यक्तिगत आयकर नई व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों की कोई जो है कर का भुगतान नहीं करेगा। जो इसमें है अभी 7 लाख भी जिनकी इनकम है उनसे कोई कर नहीं लिया जाएगा 7 लाख रुपए तक। 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दिया गया, जिसकी कर दिया गया और कर छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। देखते हैं इसमें वार्षिक आय और इसमें कितना जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो जिसकी वार्षिक आय जो है कितनी है 0 से 3 लाख रुपए, उसके लिए 0 टैक्स है। 3 से 6 लाख रुपए उसके लिए 5%, 6 से 9 लाख रुपए तो 10%, 9 से 12 लाख रुपए 15% और 12 से 15 लाख रुपए तो उसके लिए 20% टैक्स है। और जो 15 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है ईयरली तो उसको जो है उसे 30% 30% टैक्स लगेगा। आगे देखते हैं, आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। प्रत्येक वेतन भोगी को कितना 50,000 तक मानक कटौती, अनुमान्य पेंशन भोगियों के लिए कितना 15,000 तक ही उपलब्ध की गई है। और नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया, तो इसे 37% से घटाकर कितना 25% कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अधिकतम दर घटकर कितनी 39% हो जाएगी।
अगले देख लेते हैं बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, तो देख लेते हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है 69,590 करोड़ का खर्च हुआ। जल जीवन मिशन में जो है इसमें 70,000 करोड़ रुपए और मनरेगा के तहत 60,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएफ जो पीएम किसान योजना है इसमें 60,000 करोड़ रुपए। और बजट 2023-24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय देख लेते हैं। इसमें कितना, इसमें परिवहन पर कितना व्यय किया गया है, तो इसमें जो है 5,34,034 करोड़ रुपए। और रक्षा में जो है तो ये 4,32,720 करोड़ रुपए। और ग्रामीण विकास के लिए तो 2,38,204 करोड़ रुपए। और शिक्षा के लिए जो है तो ये सबसे कम किया गया है, इसमें 1,12,889 करोड़ रुपए। तो खींच समझ लीजिए शिक्षा की व्यवस्थाएं जो है कैसे इतनी अच्छी चल सकती हैं भारत में, जिसमें जो है शिक्षा के लिए सबसे कम व्यय भी किया गया है 1,12,889 करोड़ रुपए। आगे देख लेते हैं बजट 2022-23 के विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च। टॉप फाइव में जो है खर्च किया गया है, तो ये रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2.70 लाख करोड़ रुपए। और रेल मंत्रालय के लिए जो है 2.41 लाख करोड़ रुपए। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए 2.06 लाख करोड़ रुपए। और गृह मंत्रालय के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपए का इसमें जो है खर्च किया गया है। यहाँ पर जो है कुछ अगले वर्षों में कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करता बनेगा भारत, तो उनको देख लेते हैं। इसमें कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य जो है WHO ने 2030 रखा है। भारत सरकार ने 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य, 2023 तक उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, 2023 तक ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य, 2023 तक पूर्वोत्तर के सभी जिलों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का, 2023 तक और कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024 तक। और सबके लिए आवास मुहैया कराने का जो है 2024 तक डिजिटल, पहले लक्ष्य था कितना 2022 तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य, 2024 तक हर घर में नल से जल स्वच्छ जल की पूर्ति, 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य, 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है, तो ये 2024-25 तक रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य, तो ये रखा गया है 2025 तक। इसे याद रखना, ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगला, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन जो है करने का लक्ष्य 2030 तक। HIV को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 तक। पौध निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक। और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य जो है कितना रखा गया है, कब तक का, तो ये 2070 तक का। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और एग्जाम के लिए जो है आपके यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें।